प्रचार का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं। चुनाव प्रचार करना हमारा हक है, ये सीएम ने कहा है। हमने किसी को प्रचार के लिए मजबूर नहीं किया है। मैं बडगाम से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था। मेरे साथियों ने मुझे 2 जगह इलेक्शन लड़ने को कहा था। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा दोनों सीट पर ज़िमनी इंतखाब को लेकर इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। इसी सिलसिले में आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी एनसी उम्मीदवार के हक में चुनाव प्रचार करने के लिए बडगाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया और कहा कि मैं 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन साथियों के कहने पर ऐसा किया। चुनाव प्रचार हमारा हक है और हमें दोनों सीटों पर कामयाबी मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने आगा राहुल्ला पर नाम लिए बगैर निशाना साधा और कहा कि हमने किसी को चुनाव प्रचार के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन हाँ, अगर हमें कामयाबी मिलती है तो ऐसे लोग हमारी खुशी में भी शामिल होने का हक नहीं रखते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार में आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए हैं, जहां कई सवालों का जवाब भी उनकी तरफ से दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि सीएम उमर ने कहा है, हमने किसी को प्रचार के लिए मजबूर नहीं किया है। मैं बडगाम से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था। मेरे साथियों ने मुझे 2 जगह इलेक्शन लड़ने को कहा था। इसी सिलसिले में आज चुनाव प्रचार सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि बडगाम ज़िमनी इंतखाब को लेकर ये तैयारियां जारी हैं। कैंपेन करना हमारा फर्ज भी है और हक भी है। हमने अपने उम्मीदवार दोनों असेंबली हलकों में उतारे हैं और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी ताकि जहां तक हम फिलहाल नहीं पहुंचे हैं उन वोटरों तक भी हम पहुंचें और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वोट डालने के लिए हम तैयार करें। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। मैं पहले दिन से मैंने अपने साथियों से और बिलखसूस उस वक्त बडगाम के साथी से ये कहा था कि मुझे 2 सीटों से लड़ना नहीं है, लेकिन आज मौजू वक्त नहीं है कि मैं तमाम हकीकत जो है वो आपके सामने रखूं। एक दिन आएगा, सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के 2 और अहम सवालों का जवाब दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्मार्ट मीटर जो लोग लगवाना चाहते हैं वो लगवाएं और जो नहीं चाहते वो ना लगवाएं, मगर सरकार उन्हीं ही 200 मीटर मुफ्त बिजली देगी जिनके पास स्मार्ट मीटर होगा। सुनिए, मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो मत लगाइए मीटर, लेकिन कल को जब 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम फराहम करना शुरू करेंगे और आपके घर में मीटर नहीं होगा और आपको इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर आप उन लोगों को कसूरवार ठहराइए जो इन मीटरों पे सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ यहाँ लोगों को बेचने के लिए है नहीं। उन्होंने धोखे और झूठ के अलावा यहाँ लोगों को कुछ नहीं दिया। हम लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, राहत पहुंचाने का ये एक जरिया है। अब लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये लोगों तक है। इसके अलावा उन्होंने अभी हाल ही में हुए स्कूल में हुए वंदे भारत गीत पर तनाज़ी को लेकर कहा कि सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से जब कोई फरमान नहीं आया है तो बाहर से डिक्टेट करने वाले कौन लोग हैं। ये फैसला
काबिना के जरिए नहीं हुआ है। ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। बीजेपी एमपी गुलाम अली खटाना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का माहौल बनाया है जो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी कब्रें नहीं भरी बल्कि लोगों के लिए अमन और तरक्की का काम किया है। खटाना ने बताया कि आबादी कश्मीर में भाजपा की पकड़ मजबूत हो रही है और बड़ी तादाद में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। बड़गाम असेंबली सेगमेंट 27 में उपचुनाव है और इस उपचुनाव की जब बात की जाए तो एक साल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नोटिस शाया की गई कि बड़गाम और नगरोटा में उपचुनाव किए जाए क्योंकि ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी लीडरलेस थी, असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। बड़गाम में जो ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये नोटिस आई तो उसके बाद कई सारी पार्टीज जो है बड़गाम की तरफ रागिब हुई और पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने बड़गाम में अपना कैंडिडेट उतारा है आगा सईद मोहसिन की शक्ल में। और अपनी कैंपेनिंग में जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है, गुलाम अली खटाना साहब जो एमपी राज्यसभा है, ये कैंपेनिंग उनके लिए कर रहे हैं। एलओपी सुनील शर्मा जी उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए, सत शर्मा जी, तरुण चुग जी, तमाम जो पार्टी लीडरशिप है वो कैंपेनिंग के लिए आई। लेकिन जब भी हमने देखा जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है, रिप्रेजेंटेशन जो भारतीय जनता पार्टी की है, जब भी इन्होंने भाषण दिए, जब भी इन्होंने तकरीर की तो उस तकरीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई। हमारे साथ गुलाम अली खटाना साहब एमपी राज्यसभा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाषण में भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है, भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई लीडर आता है, जब भी तकरीर करता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काफी सारी चीजें बोली जाती हैं। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साल से इक्तदार में है लेकिन भारतीय जनता पार्टी 14 साल से इक्तदार में है पूरे केंद्र में। देखिए, डाटा आपने दूसरे ढंग से बताया। यहाँ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो कि खानदानों की पार्टी है। जब हम खानदानों की बात करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि मकसद ये नहीं होता कि किसी एमपी का बच्चा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमारा मकसद ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक फैमिली का डिस्टर्बेंस होता है। जो अपॉर्चुनिटीज सभी कम्युनिटीज को, सभी शेड्स के लोगों को मार्जिनलाइज से लेकर मिलती है, वो नहीं मिलती क्योंकि उसका अध्यक्ष और जो पावर सेंटर रहेगा पार्टी का, वो जैसे शेख अब्दुल्ला साहब हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला, जो उनकी अगली जनरेशन आएगी, जहाँ मुफ्ती सईद साहब थे, जहाँ उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती है, आगे उनके और बच्चे भी आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो आम नागरिक को मौका नहीं मिलता है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने गांधरबल को तरजीह दी है बड़गाम के लोग। बड़गाम की बड़ी खस्ता हालत है और जहाँ इंटेंशनली बड़गाम को पीछे रखा गया है और इनको करना चाहिए, लोगों को अब वोट से जवाब देना चाहिए। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने इनको छोड़ा है तो उमर अब्दुल्ला को भी छोड़ना चाहिए। एमपी साहब, अगर बात की जाए, कल भी आपने जो तकरीर की मेन बस स्टैंड बड़गाम में, उसमें भी आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो अपने मेंबर पार्लियामेंट को ऑनर नहीं करते, तो लोगों को कैसे ऑनर करेगी। लेकिन साथ साथ में अगर हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जब बात की जाती है तो यहाँ पर एलजी इंतजामिया की बात करें या केंद्र में जो सरकार चल रही थी उसकी जानिब से भी बड़गाम के लिए उतने फंड्स तो नहीं आए, तभी तो ये डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना, क्योंकि 14 साल से आपकी भी सरकार चल रही है ना, आपकी जानिब से बड़गाम की तरफ क्यों तवज्जो नहीं गई? हमने तकदीर बदली है जम्मू कश्मीर की। पहले आपने कभी जनाजों जुलूस देखे? जनाजे में लोगों की तादाद देखी है? कभी यतीमों को, विडोज को रोते हुए देखा है? कभी आपने कैलेंडर, गरीब का बच्चा पत्थर के लिए किस तरह इस्तेमाल हो जाता? कभी आपने देखा कि इन्होंने यहाँ के यूथ को, खासकर अढ़ाक में, उनको पहले घरों में बर्तन साफ करवाए और अढ़ाक में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्होंने भर्ती करा है, क्योंकि जो कि तनासब से ज्यादा है पॉपुलेशन और जो एक एम्प्लॉयमेंट का तनासब होता है। लेकिन हमने यहाँ अमन लाया, हमने यहाँ इलेक्शन करवाया, हमने यहाँ स्टेबिलिटी लाई, हमने यहाँ रेडी फड़ी वाले को, किसान को, यहाँ शहर में घर बनाने वाले को, रूरल में घर बनाने वालों को, जो वेलफेयर के कानून यहाँ नहीं लगते थे उनको भी लाया।
अब ये उनको नहीं लगने देती है। 1 साल से पहले हर पंचायत में कभी सरपंच ने सोचा था उसके अकाउंट में पैसा जाएगा डायरेक्ट, कभी किसी पेंशन वाले ने सोचा था उसके अकाउंट में जाएगा, कभी किसी किसान ने सोचा था उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा, कभी किसी हमारी बच्ची ने सोचा था शादी के लिए डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा। तो हमने यहाँ एक रिफॉर्म लाया है, अभी जीएसटी का रिफॉर्म्स लाया, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ये विजन और विजडम नरेंद्र मोदी जी का विजन है और लोग तरजीह दे रहे हैं अमन को, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि हमें अमन को तरजीह देनी है। और वो नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के वजीर दाखिला और यहाँ का सिक्योरिटी ग्रिड और खासकर कश्मीर के जो नौजवान बच्चे हैं वो अमन को तरजीह दे रहे हैं। वो ब्लडशेड को, खून खराबे को, तशद्दुद को, बंद को वो नहीं वो करते। वो स्कूल में जाना चाहते हैं, प्ले ग्राउंड में जाना चाहते हैं, अमन चाहते हैं वो। और बहुत उनके तबाही हो गई है। बीजेपी ही चेंज ला सकती है बडगाम में। ये बडगाम के लोगों का फैसला है। हम हैसियत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हम इलेक्शन में कोई सीरियस लेते हैं। हमारी पार्टी के जहाँ भी ड्यूटी लगती है जाते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हम किसी भी इलेक्शन को, बाई इलेक्शन हो या दूसरा हो, सीरियस लेते हैं। सर, जैसे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हैं, पीडीपी के खिलाफ बोलते हैं और आप बाज़ाब्ता वहाँ पे फैक्ट्स को रख देते हैं, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपके खिलाफ बोलते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। और रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने ये बताया ना उनका फैक्ट्स, उन्होंने कितने घर जो है वो बेवा हुए। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जम्मू कश्मीर में है ये खुद कठपुतली की तरह है, जो इनको सेंटर केंद्र कहेगी वही ये कहते हैं, वही जुबान कहते हैं। देखिए वो अपने आप को बेतुकी बात कर रहे हैं। पहले अपने घर को तो सुधारें। वो बड़ी बड़ी ठेंगे मारते हैं ऑटोनॉमी की, कभी लोगों से वोट लिया, कभी अभी हम पता नहीं कहां से आसमान से तारे छीन के लाएंगे, एक बार हमें मैंडेट मिले। 48 लोग हैं, मेजोरिटी है, लोगों से गायब है। वो क्या हमें सिखाएंगे? क्या फैमिली का हेजमनी है? वो जो लोगों को चीट करते हैं, लोग ऑटोनॉमी के लिए वोट देते हैं, वो डस्टबिन में डालते हैं, मिनिस्ट्री ले लेते हैं, वो क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का नेशनल अध्यक्ष हो या बूथ का कार्यकर्ता हो, हर कोई अपना अपना काम करता है। ये नहीं है कि मुझे किसी से परमिशन लेने के लिए काम करना है। यहाँ जमहूरियत है। और ये मुझे बताइए, कुछ कर सकते हैं? आप भी बताइए, इनके पास मैंडेट है? ये बड़ी बड़ी ठेंगे मार रहे हैं। हम इतने सिलेंडर फ्री दे देंगे, हम इतना लोगों में वो कर देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। अब क्या हो गया? कहाँ गई बिजली? झूठ बोलते हैं। लोगों ने दिया मैंडेट? नहीं, 15 से 41 दिया। आपने क्या दिया उनको? 200 यूनिट फ्री दिया उनको। क्या आप पूछिए ना उनसे। हम कौन से अभी झूठ बोलते हैं? और जी एलजी के पास फाइलें पड़ी हैं, 200 गाड़ियों की फ्लीट चलते हैं तुम्हारे साथ। आपने इंटेंशनली, मैं एक राज्यसभा का सांसद हूं, मुझे घर तक नहीं दिया है, आपने लोगों को 2 दिए हैं। तो साथ में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बडगाम में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए। तो क्या कुछ लगता है आपको, बडगाम के लोगों का क्या कुछ अब फीडबैक है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के लोग एक मुतबादल समझना शुरू हो गए। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार था। यहाँ 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ 5 लाख का कार्ड दिया हुआ है, हर गरीब को, मजदूर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबको दिया है हमने, और कहीं नहीं देश में। 2029 में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में आप कहाँ देखते हो भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू की मेन स्ट्रीम पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ अमन, पीस और सब कुछ रख सकती है। इनके ये कुछ नहीं कर सकते। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ एमपी राज्यसभा गुलाम अली खटाना साहब थे। तो इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दावा करते हैं, खासतौर पर जो इस वक्त के चीफ मिनिस्टर दावे करते हैं, वो सारे दावे जो है खोखले साबित होते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जो भी उन्होंने बातें कही है, कोई बात उनमें से साबित नहीं हुई और खाली बयानबाजी करते हैं। तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे, इन्होंने ये भी दावा किया कि 2029 में जो इलेक्शन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है कश्मीर घाटी में एक अच्छी उभरती हुई पार्टी दिखाई देगी और यहाँ से बड़ी मेजॉरिटी उनको मिल सकती है। जिला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उधमपुर की तरफ से आज चनैनी विधानसभा हलके से कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्रामों के लिए किसानों का एक वफद जम्मू के लिए रवाना किया गया, जिसे आज चनैनी विधानसभा इलाके के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3 रोजा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसानों को फूलों की खेती के बारे में तकनीकी जानकारी दी गई, जिससे ये वापस लौटकर अपनी फसलों को बेहतर बना सकते हैं और इससे इन्हें माली मफाद भी होगा। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से है और यहाँ हमारा मैक्सिमम जो चनैनी हमारा तहसील है उस एरिया से हमारे फार्मर्स हैं जो इस 3 दिवसीय स्टडी टूर कहेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग जो प्रोग्राम है इसके तहत स्टडी टूर जो करवाए जाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की तरफ से इस तरीके के फार्मर्स को नई टेक्निक सीखने के जो है प्रोग्राम्स दिए जाते हैं और उसमें आलमोस्ट सारी सरकारी खर्चे पे ये टूर्स होते हैं। तो आज हमारे चनैनी तहसील के जो फार्मर्स हैं 3 दिवसीय कॉस्ट जम्मू में इनका ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होगा और इसमें इस टूर में ये सीखेंगे कि किस तरीके से खासकर ये फ्लोरिकल्चर को लेके है। और आपने देखा कि हमारे बहुत से किसान अब फ्लोरिकल्चर की तरफ रुझान इनका बड़ा है और बहुत अच्छा जिन लोगों ने वहाँ फ्लोरिकल्चर का काम स्टार्ट किया है तो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उनका बड़ा है। शोपिया की सोशल वर्कर मुदस्सिर ठोकर ने जम्मू कश्मीर के बिजली प्रोजेक्ट लोगों को वापस करने की मांग की है, जिन्होंने कहा कि रियासत की नदियों और जमीन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बाहर की कंपनियां अरबों रुपए कमा रही हैं, जबकि मकामी लोग बिजली कटौती और भारी बिलों से परेशान हैं। मुदस्सिर ठोकर ने सवाल उठाया कि जब जम्मू कश्मीर के पास पानी के वसाइल है तो यहाँ के लोग अब भी बिजली की परेशानी और बाहर से बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट की मलकियत और कंट्रोल जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सौंपा जाए ताकि इनसे होने वाली आमदनी तालीम, हेल्थ, रोजगार और बुनियादी ढांचों में खर्च की जा सके। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से मैंने ये स्टैंड लिया है कि पावर जस्टिस के बारे में, तो बताना चाहता हूं कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्पेशली इन कश्मीर, तो जिनका लीज एग्रीमेंट कुछ 35 to 40 ईयर्स तक था, तो टाइम हैज़ पास्ड। दे हैव अर्नड, जितना उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उससे 1000 करोड़ ज़्यादा उन्होंने यहाँ से अर्न किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप इस डिपार्टमेंट के अंदर घुसोगे और इनको जांच पड़ताल करोगे कि कितना अमाउंट ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करते हैं, किस अंदाज से ये बेचते हैं, कहाँ तक इनका लीज था, और अगर वो प्रोजेक्ट्स 40 ईयर्स की लीज में उनको देने थे, हमें स्टेट कोटा देना था 12% कुछ साल के लिए, उसके बाद 28% होना था। बट अनफॉर्चुनेटली आज आप देख रहे हो कि घर घर मीटर्स लग रहे हैं। बेसिकली जो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वी हैव टू पे इट, चाहे स्मार्ट मीटर्स लगे या प्रीपेड मीटर्स लगे, वी हैव टू पे। बट फैक्ट इज दिस कि अगर ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, अगर लीज इनका खत्म हो चुका है, वो हमें ओनरशिप क्यों नहीं देते? श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी दहशतगर्दाना साजिश नाकाम करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी ममता चौक डलगेट के पास रूटीन चेकिंग के दौरान हुई है। पुलिस ने बताया कि शाह मुतैयब, कामरान हसन शाह और मोहम्मद नदीम नाम के तीनों मुलजिम बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश कर रहे थे। तलाशी में उनके पास से देसी पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लोग इलाके में दहशतगर्दाना वारदात का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामला शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस उनके दीगर साथियों की भी जांच कर रही है। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई अमन और लोगों की सिक्योरिटी के तय अज़्म को दिखाती है। और वहीं उधमपुर से घोरली को जोड़ने वाली अहम सलमे पुल की तामीर का अमल आखिरकार शुरू हो गया है। इंतजामिया ने साइट क्लियरेंस और सोइल टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया है, जिससे मकामी लोगों में खुशी और राहत का माहौल है। वहीं तवी नदी पर बना ये पुल कुछ साल पहले गैर महफूज करार दिया गया था, जिसके बाद इलाके की तकरीबन 25 से 30 हज़ार की आबादी मुतासिर हो रही थी। वहीं लोगों को पुल पैदल का पार करना पड़ता था और इससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। 30 साल के कैरियर में सबसे ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट के लिए ऊपर हमें बड़ा फोकस और जोर लगाना पड़ा, तो यही प्रोजेक्ट है जिसका सितंबर 1 में इसका टेंडर हुआ था। 10 दिन का टेंडर था, फिर इसको 20 का किया गया, फिर पूरा सितंबर चला गया, फिर अक्टूबर चला गया अलॉटमेंट के लिए। फिर 31 अक्टूबर को जिस दिन असेंबली का सेशन हमारा ख़त्म हुआ, तो उस दिन चीफ इंजीनियर जो हमारे चनाब वैली के हैं मिस्टर खोकर, वो वहाँ पे थे असेंबली की वजह से, और इंजीनियर इन चीफ जो राजेश गुप्ता जी वो वहीं पे थे। उनको दफ्तर में जाके आनाकानी लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही थी,
कि अभी अलॉटमेंट आज होगा कल होगा, तो लगभग 2 महीने डिले किया अलॉटमेंट के चक्कर में भी। लेकिन फाइनली उस दिन लगभग मुझे भी 1-2 घंटे उनके पास बैठ के और फाइनली उसका ऑर्डर साइन करवा के मैं निकला उधमपुर के लिए। तो इसमें हर चीज़ को हर दिन हर घंटे मुझे मॉनिटर करना पड़ा। वहीं नशे के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, साथ ही साथ इलाके के लोगों से भी ताउन की अपील की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।